हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो ना? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो ग्रामर का जो पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में आपने देखा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? संधि। संधि मीन्स मेल, दो शब्दों के मेल से जो बनती है वो हमारी क्या होती है? संधि। ठीक है, तो संधि में जो हमारा पहला प्रकार था वो था स्वर संधि। कौन सा था? संधि के ही भेद होते हैं, जो प्रकार होते भेद होते हैं। फर्स्ट हमारा था स्वर संधि। क्या था? स्वर संधि। और स्वर संधि में ही मैंने आपको दीर्घ, यण, आयादि और क्या कहते हैं हमारे यण संधि बताया था, दीर्घ संधि, वृद्धि बताया था। इस तरह मैंने आपको 5 प्रकार बताए। अब इसके बाद स्वर संधि के बाद हमारी आती है सेकेंड व्यंजन संधि। कौन सी आती है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में हम कैसे पहचानेंगे क्या होती है व्यंजन संधि? व्यंजन में अभी आपने स्वर पढ़ा, तो स्वर में दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, जैसे आ प्लस आ या ई प्लस ई या फिर ऊ प्लस ऊ। तो हमारे दोनों तरफ क्या थे? स्वर ही आ रहे थे। क्या रहे थे? स्वर। इसीलिए वो क्या हो रही थी? मिलाने पे स्वर ही संधि बन रही थी। लेकिन व्यंजन संधि में हमारा थोड़ा सा अलग रहता है। व्यंजन संधि में होता है जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ मिलता है या दूसरे स्वर के साथ मिलता है, तो उसमें एक नया शब्द बनता है, नया विकार उत्पन्न होता है। जो आपकी बुक की भाषा है उसमें लिखा है विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब एक नया अर्थ निकलता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन एवं स्वर या स्वर एवं व्यंजन और व्यंजन एवं व्यंजन के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सर प्लस जन। ठीक है, अब जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सज्जन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सज्जन। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो ता और यहाँ पे जा कैसे बन गया? तो ये भी हमारा एक उदाहरण है, वो एग्जाम्पल है व्यंजन संधि का। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी, पर यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखो, जब हम पहले लिखते थे विद्या प्लस आलय, स्वर संधि में लिखा हमने विद्या प्लस आलय, तो क्या हो जाता था? हमारा विद्यालय हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? विद्यालय। लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं लगा, दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन लगा हुआ है। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण को अलग अलग करते हैं, शब्द में वर्ण को हम जब अलग अलग करते हैं, तो स्वर जब अलग हो जाता है तब हमारा क्या बनता है? सिर्फ व्यंजन। और व्यंजन में जब अलग हो जाता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है? हलन। मतलब ये जो ता है ये क्या है हमारा? ये व्यंजन है। सिर्फ यहाँ पे क्या है? ये व्यंजन है। और इसके बाद जो जा है हमारा, जा में तो आ है, क्योंकि स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन नहीं बोलते। लेकिन जब यहाँ पे व्यंजन अलग हो गया तो यहाँ पे भी क्या है? आ। मतलब ये क्या है? स्वर है। तो दोनों मिला के क्या हुआ? व्यंजन संधि। क्या हुआ? व्यंजन संधि। और यहाँ पे ता का हमारा जा हो जाता है, वो मैं अभी आपको बताने वाली थी। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसा हलंत लगा हो वो हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे देखो, व्यंजन संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। आपको बुक में दिया है, 130 है आपकी बुक जो ग्रामर की है, उसमें दिया गया है। जब किसी, पहला जो नियम है, फर्स्ट नियम पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट नियम व्यंजन में जो फर्स्ट नियम है हमारा क्या है? और ये नियम आपके ग्रामर में बने हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, संज्ञा पहले आता है, सर्वनाम फिर उसके बाद में, इसी तरह 1 by 1 स्टेप आता है। तो यहाँ पे देखो, जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के पश्चात, प्रथम वर्ग के व्यंजन के पश्चात कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आता है, तो अंतस्थ व्यंजन का या, रा, ला, वा आता है। जैसे प्रथम व्यंजन अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है, जैसे का, खा, गा, घा और ये चा, छा, जा, झा और इया, ता, ठा, रुका,
और ड़ा, ठीक है, हम इतने से ही समझते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन मतलब जैसे यहाँ पे ता आया है तो यहाँ पे ता की जोड़ी लिख देते, ता, था, धा, धा और ना। प्रथम व्यंजन के पश्चात कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन। अब यहाँ पे क्या आया, जा, मतलब ये कौन सा आया, यहाँ पे जा का तीसरा आया। ये फर्स्ट है, सेकंड है, 4 है, 5, तीसरा आया व्यंजन। प्रथम व्यंजन के पश्चात वर्ग का तीसरा व्यंजन आया तो अपने आप वो या, रा, ला में परिवर्तित हो जाता है। या, रा, ला, वा और शा अपने आप किस में परिवर्तित हो जाता है, या, रा, ला, वा आता है। जैसे यहाँ पे ता का क्या हो गया है, जा, मतलब ता थर्ड में परिवर्तित हो गया है। जैसे यहाँ पे देखो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, ये आया हमारा स्वर और ये हमारा आया व्यंजन। जो प्रथम व्यंजन है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो वो अपने आप प्रथम व्यंजन थर्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम इसको मिलाते हैं तो का क्या बन जाता है, गा बन जाता है। तो ये आ जाता है दिगंबर, क्या हो जाता है, दिगंबर। और जब हम इसको अलग करते हैं तो दिक प्लस अंबर हो जाता है। जब विच्छेद करते, ये विच्छेद करना होता है, ये मिलाना होता है, तो इसको हमने इधर किया। अब आप ये मत बोलना कि गा कैसे आया, ये नियम है। अगर का आया और उसके बाद थर्ड स्वर आया यहाँ पे, तो वो अपने आप थर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दिगंबर है, दिग्दर्शन है, दिक और दिग्गज है। इसी तरह सतवाणी, सतवाणी, सत प्लस वाणी, अब किसमें परिवर्तित होगा, ता हमारा किस में आएगा, अपने आप थर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सदवाणी, क्या बनेगा, सदवाणी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नियम है व्यंजन संधि का। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड, क्या लेते हैं, सेकंड नियम लेते हैं, जो व्यंजन संधि का सेकंड नियम है। ये नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के पश्चात पांचवा व्यंजन आए तो प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। पांचवा मीन्स क्या होता है, ये जो हमारे पांचवा व्यंजन है, ठा, डा, डा, ना। जैसे यहाँ पे जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। अब आप देखो ता आया है हमारा यहाँ पे व्यंजन, और उसके बाद जो आया है वो हमारा क्या है, पंचम वर्ण है, मतलब इसी वर्ग का पांचवा वर्ण आया है। तो जब हम इसको मिलाएंगे, इसका मेल करेंगे, संधि करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जगन्नाथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, यानी ता हमारा ना में परिवर्तित हो जाएगा, ना में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दूसरा नियम है, किसका, हमारी व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। इसी तरह जैसे आपका एक और लेती हूँ, सतमित्र, सत प्लस मित्र। अब इसमें भी आप देखो ता आया है और व्यंजन क्या आया है, माँ, माँ आया है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सन्मित्र हो जाएगा। सन्मित्र ना में परिवर्तित हो जाएगा, ना में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी कौन सा है, हमारा पंचम वर्ग है। माँ हमारा क्या है, एक लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, सॉरी। ता था ना था ना, पा था, पा था, बा भा मा, फिर आएगा या, रा, ला, वा और शा। सॉरी, ठीक है बच्चों, ये पंचम वर्ग है, मैंने पूरे नहीं लिखे, बीच का ये छोड़ दिया था। तो इसमें भी पंचम वर्ग है, माँ, माँ, ना, ड़ा और ये आते, शा नहीं आता पंचम वर्ग में, सिर्फ हमारे क्या आते हैं, यहाँ तक आते हैं। 1 2 3 4 5 ही आते पंचम वर्ग में, इसलिए 5 वर्ग बोलते, 5 ही आती हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने आप थर्ड में। तो ये दूसरा नियम है, किसका है, व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। इसके बाद आता है थर्ड नियम आता है। कौन सा आता हमारा, थर्ड नियम। अब थर्ड नियम में हमारा इसमें आता है कि यदि साकार या ता वर्ग के साथ या चा वर्ग आए तो वही ता वर्ग के स्थान पे ता हो जाता है और चा के स्थान पे चा हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको सज्जन का बताया था, सत प्लस जन, मतलब ये इसी वर्ग का थर्ड में कन्वर्ट हो गया है। जा आया कि नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि वो इस लाइन में नहीं है। एक नियम के अनुसार इसी लाइन में थर्ड में परिवर्तित होता है, लेकिन जो थर्ड नियम है उसके अनुसार वो अपने दूसरे वर्ग के थर्ड पे परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे सज्जन का मैंने बताया। इसी तरह उत प्लस जन, उत प्लस जन, तो उत आया यहाँ पे और जाया हमारा यहाँ पे, ये अपने आप किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, उत प्लस जल, उज्ज्वल। ठीक है, ये हमारा किसमें आ जाएगा, उज्ज्वल में परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस जल, उज्ज्वल। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड नियम हो गया। अब इसके बाद हमारा है फोर्थ नियम। इसमें बहुत सारे नियम हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। तो थर्ड नियम हो गए, अभी हमारा फोर्थ नियम है। फोर्थ नियम में है हमारा, यदि ता या दा के पश्चात ला आता है, जैसे यहाँ पर हमारा, यहाँ पे जैसे है तत् प्लस लीन, ता आता है, ता और दा के पश्चात, मतलब यहाँ पे ता के पश्चात और दा के पश्चात ला आता है या दा के पश्चात ला आता है, तो अपने आप किसमें हो जाता है, वो ला में हो जाता है। जैसे तत् प्लस लीन, तो ये ता हमारा किसमें हो जाएगा, इसी शब्द में तब्दील हो जाएगा, तो तल्लीन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। इसी तरह जैसे उत प्लस लास, उत प्लस लास, तो भी हमारा किसमें आएगा, ला में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लास। इसी तरह उल्लेख, उत प्लस लेख, उल्लेख, जो भी हमारे आते हैं जहाँ पे आपने संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना, हमारे दो व्यंजन को मिलाकर एक बनता है। कई बार हमको डबल शब्द लेते हैं, जैसे ला हमारे इनकी तरह दो ध्वनियाँ एक साथ हम यूज करते हैं, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे आता है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नियम, ये फोर्थ हो गया। अभी हमारा फिफ्थ नियम है, क्या है, फिफ्थ नियम के अनुसार स्वर के पश्चात यदि छा आए तो छा से पहले चा हो जाता है। स्वर आता है, जैसे स्वर आता है अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे यहाँ पे क्या है, उनकी मात्रा है, और यहाँ पे क्या है, छा है। आया कि नहीं, ये हमारा व्यंजन है और ये हमारा क्या है, स्वर है। तो जब बताते हैं पांचवें नियम के अनुसार, अगर स्वर के बाद छा आता है, छा, सिर्फ छा की बात हो रही, छाते की, तो हमारा अपने आप किस में परिवर्तित हो जाता है, वो चा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको अनुच्छेद बोलते हैं ना। किस अनुच्छेद के अनुसार, एक अनुच्छेद लिखिए, एक छोटा जो इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। इसी तरह स्वछंद, स्व प्लस छंद, ये लिखते हैं। यहाँ पे क्या आया, आया, और यहाँ पे छा आया। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। तो ये भी हमारा क्या है, पांचवें नियम का हमारा पांचवा नियम है, जो तो हमारा ये नियम है। इस बार ऐसे शब्द आते हैं, अनुच्छेद हो गया, स्वच्छंद हो गया, आच्छादन हो गया या विच्छेद हो गया, तो जहाँ पे छा आता है और उसके पहले स्वर आता है, तो अपने आप वो चा में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा पांचवा नियम है, किसका, स्वर संधि, वो सॉरी व्यंजन संधि का ये पांचवा नियम हो गया। अब हमारा है सिक्स, मतलब छठवां नियम है, छठवां
सिक्स नियम के अनुसार यदि माँ के पश्चात का या से माँ तक कोई व्यंजन आने पर माँ उस व्यंजन के पांचवें वर्ण ना में बदल जाता है, मतलब वो पंचम वर्ग में बदल जाता है। जैसे सम प्लस कल, तो माया तो अपने आप को पांचवें वर्ग में तब्दील हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? संकल्प। मतलब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? अनुस्वार लगा देंगे, संकल्प हो जाता है। इसी तरह और हमारे क्या है? सम्मान, सम प्लस मान क्या हो जाता है? सम्मान हो जाता है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरह नहीं लिखते तो हम बिंदी भी लगा सकते हैं, अनुस्वार लगा सकते हैं, तो सम्मान हो जाता है। तो ज्यादातर हम सम्मान ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं। इसी तरह संतोष, संतोष अगर शब्द आया, संतोष नाम भी रहते हैं बहुत लोगों के, संतोष आया तो इसमें क्या आएगा? सन प्लस तोष, क्योंकि ये क्या बन जाता है? ये अपने आप हमारा पंचम वर्ग में तब्दील हो जाता है। इसी तरह संचित हो गया, सम और संगम है, बहुत सारे शब्द हैं आपकी बुक में दिए गए हैं। तो ये हमारा व्यंजन संधि का 6 वाला नियम है, छठवां। तो हमारे कितने नियम हो गए? व्यंजन संधि में 6 नियम हो गए। इन्हीं के आधार पर हम व्यंजन संधि को विच्छेद करते हैं और उसको मिलाते हैं, फिर हमारे ये नए शब्द तैयार होते हैं। ये आपको करना पड़ेगा और थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ फिर, लेकिन करना तो आपको ही है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? स्वर संधि हो गई, व्यंजन हो गई। अभी हम लेंगे विसर्ग संधि। कौन सी लेंगे? थर्ड जो है हमारी वो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि थर्ड है हमारी विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के में आपने देखा होगा, जैसे निश प्लस कपट, अगर ये शब्द लिखा है और ये हमारा क्या है? ये हमारे विसर्ग के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या आता है? निष्कपट आता है। क्या आता है? निष्कपट। जब हम इसको संधि कर देते हैं इसकी, तो निष्कपट होता है। अगर विच्छेद करते हैं तो निह प्लस कपट, निह प्लस कपट। तो विसर्ग संधि का ये विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी का में आ है, स्वर है हमारा। तो इसके भी आपको कुछ कितने नियम दिए गए हैं? 4th नियम गए हैं, तो वो भी हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नियम है जो हमारा किसका? विसर्ग संधि का फर्स्ट नियम है। अब आप, क्योंकि यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा कि मिस ने यहाँ लिखा है नि प्लस कपट, पर यहाँ पे श्वा आ गया है। श्वा कैसे आया? ये भी नियम है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब विसर्ग के पहले आ स्वयं हो और उसके बाद में आ को छोड़कर कोई वर्ण आ जाए तो वो वहां पर विसर्ग समाप्त हो जाता है। जैसे अतः प्लस गति, अतः प्लस गति, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये विसर्ग है हमारा और यहाँ पे हमारा क्या है? स्वर है। तो जब हम इसको मिलाते हैं, संधि करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अध प्लस गति लिखेंगे तो यहाँ पे शब्द भी हमारा बनना चाहिए, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बना सकती। अधो गति हो जाता है। क्या हो जाता है? अधो गति। ये ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? अधोगति हो जाता है। तमः प्लस गुण, तमः प्लस गुण। तो इसी तरह हमारा विसर्ग है जहाँ पे, तो अपने आप उसमें यहाँ पे ऊ है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? तमोगण, तमोगण आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? तमोगुण, सॉरी गुण आ जाएगा, तमोगुण
जाएगा। इसी तरह तपः प्लस 1, तपः प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, हमारे राम जी कहाँ गए थे, वन में थे, तो हम क्या बोलते हैं उसको, तपोवन। क्या बोलते हैं, तपोवन। तो फर्स्ट नियम है जो विसर्ग संधि का, कि विसर्ग के बाद अगर हमारा स्वर आता है तो विसर्ग लोप हो जाता है, मतलब वन यानी वो हट जाता है, वहां पे ओ की मात्रा लग जाती है, ओ जाता है। तपोगण मनोरथ, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनोगति मना प्लस गति मनोगति। इसी तरह रजा प्लस गुण रजोगण। तो ये हमारे विसर्ग के प्रथम नियम है, विसर्ग संधि का प्रथम नियम है। अब इसके बाद सेकेंड वाला लेते हैं। सेकेंड नियम है जो हमारा फर्स्ट हो गया, विसर्ग का सेकेंड नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ तथा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता, मतलब उ आता है या फिर कोई ए आता है, इस तरह आते हैं, तो विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। जैसे यहाँ पे निह प्लस जन, निह प्लस जन क्या बन जाता है इसका, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, रेफ में परिवर्तित हो जाता है, रेफ बन जाता है। जैसे यार अलावा, तो रा अगर आया तो रा को हम हमेशा रेफ में लिखते हैं, ऊपर लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये निर्जन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निर्जन बन जाएगा। इसी तरह दुह प्लस जन, दुह प्लस जन, इसको भी रेफ में परिवर्तित हो जाएगा, जाया तो क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। रेफ, रेफ का मतलब होता है रा की मात्रा ऊपर लगाना, रेफ ऐसा जो हम लगाते हैं। इसी तरह जैसे धा आया, निह प्लस धन, यहाँ पे धा आया ना हमारा, धा, ये थर्ड वाला आया, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें से जो भी हमारे आते हैं अपने आप वो इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ये हमारा नियम है। तो निर्धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्धन, निह प्लस धन निर्धन हो जाता है। ठीक है। इसी तरह दुर्जन निर्मल हो गया, पुनर्जन्म हो गया, आशीर्वाद हो गया, बहिर्मुख हो गया, निर्यात हो गया, निर्मल हो गया, निर्धन हो गया, निर्जन भी हो जाता है। निर्जन मतलब जन, जहाँ पे सुनसान है। तो ये सारे नियम हमारे विसर्ग संधि के हैं। और कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। और ये हमारे एग्जाम्पल है, ये विसर्ग के ही सेकेंड नियम है। अब इसके बाद हम थर्ड नियम लेते हैं। तो थर्ड है हमारा, थर्ड नियम है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के पश्चात का, खा, गा, घा या फिर पा, फा में से कोई आए तो हमारा क्या बन जाता है, शा बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताइए, इसका थर्ड नियम है कि अगर विसर्ग के पहले का आता है, जैसे का आ चुका है, फा आता है या फिर मा आता है या फिर आपको दिया गया है गा आता है और क्या आता है, खा भी आता है, तो अपने आप क्या बनते हैं, ये हमारे क्या बन जाते हैं, शा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे निस प्लस निह प्लस फल, निस, निह प्लस पा, निह प्लस गा। आपको गा का नहीं दिया गया है, इसमें केवल आपके पा का दिया गया है, निस प्लस फल और प्रा, प्रा, प्रवर, निस प्लस प्रवर। ठीक है। फिर आपको दुह प्लस का भी दिया गया है, दुह का भी हम यूज कर सकते हैं, दुह प्लस कर। ठीक है। तो ये निह है, पाया तो क्या बन जाएगा, सा में बन जाता है। किसमें बन जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्फल। ये निष्पाप, निष्पाप, निष्प्रवति, निष्प्रवति और निष्प्रवति की जगह यहाँ पे दुष्प्रवति लिख देंगे तो
दुष्प्रवृत्ति का मतलब होता है बुरी प्रवृत्ति वाला, दुष्कर। दुष्कर शब्द बनने चाहिए तभी हमारे शब्द सही होंगे। जैसे मैंने यहाँ में गलत लिख दिया था तो वो रॉन्ग हो गया था, उससे कोई शब्द नहीं बन रहा था। दुष् अगर लगाए तो दुष्प्रवृत्ति हो जाता है। दुष्प्रवृत्ति मतलब बुरी प्रवृत्ति वाला, बुरे व्यवहार वाला होता है। दुष्कर मतलब होता है जहाँ पे हम जा नहीं सकते, बहुत दुष्कर है, यानी वहाँ पे बहुत कठिनाई से हमें पहुँचना होता है तो हम कहते हैं दुष्कर है। इसी तरह पुष्कर भी आ जाता है, दुष्प्रवृत्ति भी आ जाती है, धनुष निष्कर्ष भी आ जाता है। तो ये सारे शब्द क्या है, का में, जैसे निष्कपट का आया मैंने आपको बताया। तो ये थर्ड नियम है जो हमारे विसर्ग संधि का है। आपको ये देखना है, इन्होंने का और गा और पा और फा भी दिया है। तो गा का तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, मुझे कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप भी मत देखिए, जो ये है मेन बनते हैं उनको ही आप देखिए, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फोर्थ नियम। फोर्थ नियम है विसर्ग संधि का। फोर्थ नियम है कि जब विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के पश्चात का, खा, गा, फा में कोई आ जाए तो विसर्ग अपने स्थान पर अपने मूल रूप में हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे का और खा, गा आया, वहाँ पे नहीं बन रहा था लेकिन यहाँ पे बन रहा है। जैसे हम कहते हैं ना प्रातः काल, प्रातः काल, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये सेम शब्द आ जाएगा, इसमें कोई हमारे कंफ्यूजन नहीं है, उसको हमको सेम वैसा ही लिख देना है। प्रातः काल, सायंकाल, अधपतन, अधपतन, अधपतन का मतलब होता है जिसका पतन हो रहा है, गिर रहा है नीचे, अधपतन। इसको भी सेम हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये अधपतन, प्रातः काल, अंतःकरण, अंतःकरण मतलब अपने मन में झांक कर देखो क्या होता है। अंतःकरण मतलब क्या होता है, तुम्हारे मन में क्या है वो देखो, वो भावना। अंतःकरण कहते हैं पहले खुद सोचो और फिर दूसरों को बोलो। तो ये हमारे विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। इसके 4 नियम होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो ये आपको एक बार बुक में देखना और पीछे की एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और जो समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू।